अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हुसैन लियाकत। और आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा दिन है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी और सारी है और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो विकेटें थोड़ा सा जल्दी गंवा दी क्योंकि स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था। अगर बात की जाए दोनों जो बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, स्टीव स्मिथ और उनके साथ ट्रेविस हेड थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कैजुअल क्रिकेट खेली है, जल्दी कर गए। और क्यों जल्दी की, क्या कुछ हुआ, लेकिन रन्स अभी भी बोर्ड पे मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। और ऑस्ट्रेलिया जितने रन्स बना चुका है, अगर इंडिया के जो बैटर्स हैं वो क्रम्बल कर गए तो मेरा ख्याल है कि इस टेस्ट मैच का रिजल्ट आपको बहुत जल्द भी नजर आ सकता है। इस तमाम तर टेस्ट मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वन एंड ओनली बहराम काजी ग्रास रूट क्रिकेट से, और इसके साथ साथ जवाद ज़ियारफ साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले कल के दिन के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। और बहराम ये बताइएगा, कल का दिन मैं समझता हूँ कि स्टार्ट में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डोमिनेंस रही है इंडियन बॉलर्स की, लेकिन एकदम से जब हम सब लेटर पार्ट पे जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। से बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का अपने शो पे। आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। देखें, पिच तो डेफिनेटली बॉलिंग को फेवर कर रही थी, अर्ली ऑन तो बहुत ज़्यादा कर रही थी, तब तो सूरज भी नहीं निकला हुआ था, क्लाउडी ओवरकास्ट कंडीशंस थी। और आई थिंक कि जो 2 विकेट्स गिरी हैं ना पहले सेशन में, वो इंडिया के लिए थोड़ी कम थी। 3 या 4 गिरा देनी चाहिए थी इंडिया को पहले सेशन में, और 250-300 से ज़्यादा स्कोर नहीं बनने देना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया 76 फॉर 3 होने के बावजूद 327 फॉर 3 पे दिन खत्म कर आई। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा दाद देनी पड़ेगी ट्रेविस हेड को, जिन्होंने काउंटर अटैकिंग नॉक खेला, और स्टीव स्मिथ को, जो बिल्कुल ठक्का लगाकर बैठ गए। ग्रिटी नॉक था, डॉगेड नॉक था, एंड दोनों की सेंचुरीज हुई। ट्रेविस हेड ने तो बल्कि 150 भी मार ली, आज 163 पे आउट हुए, और स्टीव स्मिथ 121 पे आउट हुए। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि जिस अंदाज से ये दोनों बैटर्स आउट हुए ना आज, ट्रेविस हेड भी डाउन द लेग साइड कैच हो गए, मगर शॉर्ट डिलीवरी तंग कर रही थी उनको सिराज की, तो आप कह सकते हो कि वो अच्छी स्ट्रैटेजी थी इंडिया की तरफ से। मगर स्टीव स्मिथ तो ही चॉप्ड इट ऑन हिज ओन स्टंप्स। शार्दुल की बॉलिंग पे वो काफी डिसअपॉइंटेड होंगे, बट नॉनदलेस लास्ट मैंने जब स्कोर चेक किया था 450 टप गई थी ऑस्ट्रेलिया, एंड आई थिंक दैट शुड बी इन थियरी इनफ रन्स टू विन दिस फाइनल। एग्जैक्टली जवाद, कल पैनलिस्ट जो यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने ये बात की कि 250 रन पार स्कोर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस वक्त आई थिंक 450 के करीब पहुंच चुका है। तो क्या देख रहे हैं स्ट्रेटजी इंडिया की जानिब से, किस तरह की बैटिंग हमें देखने को मिल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ बहराम की बात से। प्रॉबेबली 250 नहीं भी तो 300-325 से रन से ऊपर किसी सूरत जाने नहीं चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो टॉस ज़रूर जीता और ओवरकास्ट कंडीशन में उन्होंने स्टार्ट ज़रूर किया, लेकिन उनके जो सीम और स्विंग बॉलिंग थी वो आपको उस क्वालिटी की नज़र नहीं आई जिस क्वालिटी की एक्सपेक्टेड थी और जिस क्वालिटी की एक्चुअली बॉल होनी चाहिए थी। आपने एक डिफरेंस ये भी नोट करना है कि अब आप जो इंग्लैंड के अंदर अभी जिस बॉल से खेल रहे हैं दैट्स अ ड्यूक बॉल, ठीक है। वो ड्यूक बॉल जो है वो इट इज़ टिप्ड कि वो ज़्यादा सीम होगा, वो ज़्यादा स्विंग होगा। नॉर्मल बॉल जो आपकी कोकोबोरा यूज़ करते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा सीम होता है, ज़्यादा स्विंग होता है। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो उसको उतना भी स्विंग नहीं कर पाई जितना वो कोकोबोरा को एक्सपेक्ट करते थे स्विंग करने के लिए। तो ये एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डेंट इंडिया की बॉलिंग को लगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है वो अडाप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि आप जनरली जब आप इंडिया में जब आप खेल रहे होते हैं तो इंडिया बेसिकली एसजी का बॉल यूज़ करता है, वो बॉल एंड देन कोकोबोरा बॉल एंड देन सबसे ऊपर जो बॉल आता है वो ड्यूक होता है। तो इन तीनों बॉल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इंडिया, मुझे लग रहा है कि पहले दिन तो स्पेसिफिकली जो है इंडिया उस बॉल को कैपिटलाइज ही नहीं कर पाया कि उस बॉल को इस्तेमाल किस तरह करना है। अनफॉर्चुनेटली उमेश यादव मेरे लिए ही वॉज वे ऑफ द पेस। मेरे ख्याल में उनकी बॉलिंग जो है ना वो ही वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ डे वन। सिराज वॉज वेरी गुड, लेकिन मैं उसको एक्सेप्शनल नहीं कहेंगे। आई थिंक ही वॉज गुड इनफ। मोहम्मद शामी डज व्हाट मोहम्मद शामी डिड, लेकिन आई एग्री टू द फैक्ट के 250-300 325 से रन ऊपर बनने नहीं चाहिए थे। अभी इंडिया के लिए सिर्फ एक ही चांस है जो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है फॉर नाउ। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया इन द ड्राइविंग सीट है, बॉक्स सीट में है। दी ओनली टीम दैट आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑन लुक्स लाइक कि वो मैच जीत पाएगी, दैट लुक्स टू मी टू बी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब इंडिया के लिए यही है कि इन्होंने अपनी फर्स्ट इनिंग्स वो खेलते कैसे हैं। अगर तो वो दो तरीके उनकी इनिंग्स खेलने के लिए, एक ही है कि आप ठक्का लगा के बैठ जाएं और उसके बाद आप किसी तरह इसको टेस्ट को ड्रॉ करने की कोशिश करें। दूसरा ऑप्शन ये है इनके पास कि वो इंग्लैंड की जो क्रिकेट की स्टाइल है उसको अडेप्ट करें एंड दे गो हार्ड, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया मेरे ख्याल में इस वक्त इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर है एंड ऑस्ट्रेलिया फर्मली इन द ड्राइविंग बॉक्स है राइट नाउ। अच्छा बहराम, ये बताइएगा कि कल भी हमने सेशन 1 में देखा और अब भी सेशन 1 में देखा कि विकेट्स गिर रही हैं, और सेशन 1 में कुछ ना कुछ है बॉलर्स के लिए, स्पेशली सीम बॉलर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए। आज भी देखा, आज के सेशन में सिराज ने बड़े ज़बरदस्त शॉर्ट पिच डिलीवरीज करवाई। सो सेशन 1 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद फिर बॉल नज़र आना स्टार्ट हो जाता है।
देखिए ऑब्वियसली नई बॉल के साथ जब आप बॉल कराओगे इस तरह की कंडीशंस में तो आपकी ज़्यादा पोटेंसी होगी बॉलिंग अटैक में, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट अभी जो जवाद भाई ने एक पॉइंट रेस किया है ड्यूक्स बॉल का, फर्क जो ये होता है ना ड्यूक्स बॉल और एसजी और कूकाबुरा के अंदर जो मेन है कि ये मशीन स्टिच्ड होती हैं कूकाबुरा और एसजी, जो इनकी सीम होती है। ड्यूक्स की सीम जो होती है वो हैंड स्टिच्ड होती है, ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती है और इसलिए इट रिमेन्स मोर पोटेंट थ्रू आउट द गेम। तो अगर आपको लेटर इन द इनिंग्स ड्यूक से बॉलिंग करानी हो बनस्बत कूकाबुरा से, आपके पास ज्यादा चांसेस ड्यूक से आउट करने के। तो आई थिंक कि इंडिया में सिराज और शामी के अलावा ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं थी। शार्दुल ठाकुर ने थोड़ी स्विंग करने की कोशिश की बट ठीक है 2 विकेट्स में ली, मगर आई थिंक काफी रन्स भी लीक किए। उमेश यादव ने तो काफी ज्यादा मेरे ख्याल से लूज बॉलिंग कराई है, गेव अ लॉट ऑफ विड्थ, बहुत ज्यादा रूम मिल गया लोगों को अपनी स्ट्रोक्स खेलने का, बिल्कुल भी टाइट लाइंस नहीं थी। तो मेरे ख्याल से कि व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग, उनके पास जरा बेहतर बॉलर हैं इन कंडीशंस को और ड्यूक्स बॉल को एक्सप्लॉइट करने के लिए, स्कॉटी बोलैंड खास तौर पे। बहराम यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और ब्रेक से पहले हम बहराम से बात कर रहे थे और बहराम जो बात कर रहे थे उसी से हम कंटिन्यू करना चाहेंगे और बात हो रही थी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के हवाले से। जी बहराम बताइए। जी मैं बेसिकली बात ही कर रहा था कि जो ड्यूक्स बॉल है ना उसकी जो प्रोनाउंस सीम होती है, हैंड स्टिच होती है, वो होती है, उसकी वजह से इट ऑलवेज टेंड्स टू डू बिट मोर थ्रू आउट द इनिंग्स एज अपोज टू कूकाबुरा या एसजी की बॉल। और जो ऑस्ट्रेलिया का अटैक है ना, खास तौर पे स्कॉट बोलैंड जिस तरह के लाइन एंड लेंथ बॉलर हैं, वो उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। पैट कमिंस भी उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कंडीशंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को डेफिनेटली सूट करेंगी। आप ये भी नोट करें कि अनइवन बाउंस हमें नजर आ रहा है, कुछ बॉलें उठ रही हैं, कुछ बॉलें बैठ रही हैं। ये आखिरी इनिंग्स में काफी मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। और अगर तो थोड़ा सा भी ग्रिप लेने लग गई और टर्न लेने लग गई सरफेस, तो नेथन लायन भी इस गेम के अंदर आ जाएंगे एंड दैट कुड बी वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर द इंडियन बैटर्स। अच्छा जवाद, ये बताइएगा कि 250 एक दफ़ा फिर मैं आपको बताऊंगा कि कल हमारे इस शो का पार स्कोर था। अब ऑजीज काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं और खैर विकेटें उनकी गिरी हैं। तो क्या समझते हैं कि ऑजीज के अब माइंड में क्या कुछ चल रहा होगा कि उनको क्या करना चाहिए, या फिर आप क्या समझते हैं कि वो कहाँ पे जाके अपनी इस इनिंग्स को रोक दें? मेरे ख्याल में अभी तो जितना वो खेल चुके हैं, देयर आर ओनली 2 विकेट्स टू गो, तो मेरे ख्याल में दे शुड प्ले दैट आउट। अब तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिक्लेयरिंग, क्योंकि 450 ऑलरेडी बोर्ड पे लग चुके हैं, 8 विकेट गिरे हुए हैं, प्रॉब्ली अनदर 5-10 ओवर्स में उनकी विकेट्स वैसे भी गिर जानी है। तो मेरे ख्याल में दे शुड ट्राई टू स्ट्रेच एज मच एज दे कैन ऑन द स्कोर कार्ड। ऑस्ट्रेलिया के लिए करना क्या पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया को करना ये है कि मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, जैसा बहराम ने बताया कि बॉलिंग के अलावा भी उनकी बॉलिंग जो है, दोनों बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, सीम को अच्छा यूज़ करते हैं, फिर स्विंग को अच्छा यूज़ करते हैं, फिर टॉल बॉलर्स हैं। इंडिया में जो एक चीज़ आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया है वो ये है कि इंडिया का जो बॉलर जितना भी पेसर है, दे आर नॉट वेरी वेरी टॉल एज़ कम्पेयर टू स्टार्क एंड कमिंस। वो लोग दोनों बहुत ज़्यादा टॉल हैं और उनको बॉल भी एक्स्ट्रा अच्छा बाउंस भी तगड़ा मिलेगा उनको बॉल। जब आपका रिलीज़ बॉल हाई होता है तो आपका बॉल उसी तरीके से फिर पिच से भी उठता भी उतना ही ऊंचा है। तो मेरे ख्याल में एक ऑस्ट्रेलिया को ये भी बड़ा बेनिफिट करेगा। और तीसरा एक और पॉइंट ये है कि हमने देखना अब ये है कि इंडिया जो है फ्रेश फ्रॉम द आईपीएल है, कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी फ्रेश फ्रॉम द आईपीएल है, लेकिन अब हमने देखना ये है सबसे ज़्यादा कि इंडिया के प्लेयर्स आईपीएल से आके एकदम से इस फॉर्मेट को अडेप्ट कैसे करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मेरे ख्याल में द की फॉर इंडिया वुड बी चेतेश्वर पुजारा। वो कैसे बैट करते हैं, वो अब टीम को किस तरह जोड़ के रखते हैं, दैट वुड बी हिज रोल विल बी द मोस्ट पिवटल। और एज फार एज ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग इज कंसर्न, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी बॉलैंड, वो किस तरह बॉल करते हैं। हेजलवुड को ऑफ कोर्स हम भी और मेरे ख्याल में दुनिया की क्रिकेट भी फाइनल में ज़रूर मिस करेगी। ही इज़ वन जेम फॉर बॉलर, वी वुड हैव लव टू सी हिम इन, लेकिन बॉलैंड इज़ नॉट बैड एज वेल। और स्टार्क और कमिंस आई एम श्योर दे विल गिव देयर 100%। और जैसा बहराम ने कहा, अगर स्पिन करने होनी शुरू हुई, टर्न करनी शुरू हुई, तो नेथन लाइन भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी ऑस्ट्रेलिया अगेन इन द ड्राइविंग सीट। और चांस बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास एक्सपेरिमेंट करने का। बॉल आगे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइव लग रही है, चौके पड़ रहे हैं, पढ़ने दें, लेकिन विकेट के लिए जाए। अच्छा आपने एक चीज़ मैं ज़रा ऐड कर दूं जल्दी से, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया जवाद भाई ने, ये जो हाइट का पॉइंट है ना, एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करने वाला। आई थिंक स्टार्क और कमिंस का तो चलो मैं पता ही है, बट कैमरन ग्रीन जो 4th सीमर है ऑस्ट्रेलिया के, वो बहुत लंबे हैं, उनको भी इसका काफ़ी फायदा होगा। एंड डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है, उनको इस पिच पे बॉलिंग कराने का काफ़ी मज़ा आएगा। एक और चीज़ जिससे मैं सहमत हूँ, अग्री करता हूँ, वो ये है कि चेतेश्वर पुजारा इज क्रूशल। वो कॉग हैं उस इंडियन टीम के अंदर, जो कि स्टीव स्मिथ ने जो ऑस्ट्रेलिया के लिए रोल खेला ना इस इनिंग्स के अंदर, वो आप चेतेश्वर पुजारा से एक्सपेक्ट करोगे कि वो वहां खड़े रहेंगे एंड पीपल विल बैट अराउंड हिम। तो इंडिया का टॉप 4 जो है ना, गिल, शर्मा, पुजारा, कोहली, अगर तो ऑस्ट्रेलिया इन चारों में से 3 जल्दी आउट कर लेता है, then they're in the money। अच्छा जवाद ने एक बात की थी, जवाद आपसे ही जवाब चाह जाता हूँ कि आपने कहा कि आईपीएल के माइंड फ्रेम से निकलना होगा अब इंडियन प्लेयर्स को।
तो मैं तो समझता हूँ कि शुभमन गिल को उसी माइंड फ्रेम में रहना चाहिए, वो अगर इतने जल्दी कोई सेंचुरी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा उनके लिए। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि इंडिया के पास अब चॉइसेस जो है वो बहुत कम, दो चॉइसेस इंडिया के पास रह गई है। या तो उन्होंने बिल्कुल ही नट शेल में चला जाना है और उन्होंने टेस्ट को प्ले आउट करने की कोशिश करना है। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड खेलती है कि वो एक दिन में 450 पौने 500 रन मार देने एबिलिटी है इंग्लैंड में, या फिर उस क्रिकेट में जाए। शुभम गिल की स्पेसिफिकली जहाँ पे बात करेंगे, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर शुभम थोड़ी सी सीम और स्विंग को वो समझते हैं कि वो निगेट कर पा रहे हैं, उसको टैकल कर पा रहे हैं, तो आई थिंक कि शुभम गिल शुड एक्चुअली प्ले द वे दैट ही डज। क्योंकि अगर शुभम गिल ने आपको शुरू से ज़्यादा नहीं भी है किया, 50 60 70 का स्टार्ट भी वो आपको दे गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100s and 150s, 50 60 70 का भी क्विक स्टार्ट दे गया, तो प्रॉब्लली वो इंडिया को कुछ हद तक मैच में वापस लेके आएगा। लेकिन अगर यही फिर उसका काउंटर आर्गूमेंट यही है कि अगर वो जल्दी आउट हो गए तो वो कोलैप्स भी हो सकते हैं। तो इंडिया मेरे ख्याल में इस वक्त एक फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा आएगा इंडिया के, वो कंफ्यूज होंगे कि अटैक पे जाएं, शेल में चले जाएं, क्या करें। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है मेरे ख्याल में। ऑस्ट्रेलिया विल बी लिकिंग देयर लिप्स कि ये हम बस अंदर जाएंगे बॉलिंग करने एंड विल गेट देम आउट। अच्छा बराम, ऐड करना चाहते कुछ? हाँ, मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसमें ये करूंगा बस, क्योंकि इंडिया जो है ना इस वक्त फाइनल खेल रही है। आपको पता है अगर फाइनल आपने ड्रॉ भी कर लिया तो ट्रॉफी शेयर हो जाएगी। फॉर देम सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो टास्क है वो ये कि जो भी ऑस्ट्रेलिया रन्स करती है कम से कम उतने तो बनाएं या उससे करीब तो पहुंचे। तो वो इस चीज को करने के लिए आई डोंट थिंक उनको दो अप्रोचेस नेसेसरली ब्लैक एंड व्हाइट में देखनी चाहिए। आपके डिफरेंट स्किल सेट के प्लेयर्स हैं, कुछ आपके काउंटर अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं। शुभमन गिल तेज खेल सकते हैं मगर नई बॉल होगी, उनको शुरू में थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। जडेजा है वो तेज खेलेंगे, ठीक है। कोहली जब सेट हो जाते हैं वो भी अपनी शॉट्स मारते हैं। शर्मा जो है वो तेज ही खेलते हैं। एट द सेम टाइम आपके चेतेश्वर पुजाराज हैं, आपके रहानेज हैं, ऐसे प्लेयर्स भी हैं उस टीम के अंदर जो कि उनकी वो गेम नहीं है। तो आई थिंक हर किसी का अपना रोल होगा और उस हिसाब से चलेंगे एंड इट विल बी मिक्स एंड मैच। जरूरी नहीं है सब एग्रेसिव हो या सब ब्लॉक करें, ठीक हो गया, कॉम्बिनेशन होगा दोनों। अच्छा जवाद, आपकी तरफ आता हूं कि ट्रेविस हेड की आपने मतलब ट्रेविस हेड की बात करते हैं, जिस तरह वो आउट हुए वो मुझे एक प्रॉपर ट्रैप लग रहा था और बड़ा जबरदस्त एग्जीक्यूशन किया सिराज की जानिब से, और भारत भी उसी जगह पे मौजूद थे उस कैच को पकड़ने के लिए। और शॉर्ट पिच पे आपने देखा होगा कि ट्रेविस हेड कल भी डिस्टर्ब हो रहे थे। पहले तो मैं सॉरी आपके एक पीछे जाना चाहूँगा थोड़ा सा। मैंने व्हाट आई मेंट टू से वाज कि इंडिया जो है वो मैच के अंदर जब वो बैटिंग करने जाएगा वो टू फ्रेम ऑफ माइंड्स में नहीं जा सकता। या तो उसने डिसाइड ये करना है कि उसने एक डिफेंसिव अप्रोच लेनी है कि टेस्ट चैंपियनशिप ड्रॉ करे और दोनों चैंपियन बन जाए, या फिर उन्होंने वो इंग्लैंड वाली एग्रेसिव अप्रोच लेनी है जिसमें वो बैट आउट करें। अब कमिंग टू योर पॉइंट, मेरे ख्याल में इंडिया ने कल जो है बॉलिंग की, जिस हमने पहले भी जिक्र किया कि बहुत डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग थी एज फार एज आई एम कंसर्न। जिस तरह का पिच था, जो सीम की कंडीशंस, जो ओवरकास्ट कंडीशन थी, जो बॉल उनको अवेलेबल थी, उसके हिसाब से उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की। तो इंडिया ने आज ये रियलाइज़ किया और उन्होंने फिर जाके, जाहिर है आपको पता है कि कितना एक्सटेंसिव बैकग्राउंड में वर्क किया जाता है उनके एनालिसिस के ऊपर। उन्होंने फिर मेरे ख्याल में दे हैड वर्कड इट आउट कि शायद एलेक्स कैरी को किस लेंथ पे कहाँ बॉल करेंगे, और सॉरी ट्रेविस हेड को कहाँ पे किस लेंथ पे बॉल करेंगे, तो वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे। कल भी हमने देखा कि वो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हुए, एक दो बॉल उनको लगी भी, एक दो बॉल उनको चेस्ट एरिया के अंदर भी लगी भी है। तो मेरे ख्याल में वो वहाँ पे अनकंफर्टेबल थे, जो कि उनको ज़ाहिर एनालिसिस ने या उनके कोचेज ने ये बात स्पॉट की होगी कि यार यहाँ अनकंफर्टेबल है, और उन्होंने ट्रैप सेट किया आज उस ट्रैप को मेरे ख्याल में उन्होंने परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। तो मेरे ख्याल में यू आर वेरी राइट इन सेइंग दैट कि उन्होंने ये प्लान किया था और वो प्लान अकॉर्डिंगली वर्कआउट भी किया है उनके लिए। अच्छा, इसमें बस मैं ये बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि शुरू में नहीं कर रहे थे शॉर्ट ट्रेविस हेड को बॉल बिल्कुल भी, और आप देखिए कितने आराम से रन्स कर गए अपने। जैसे ही शॉर्ट बॉल कराना शुरू की तो एक तो उन्होंने कुछ बॉलें भी कॉप की, ही कॉप्ड अ फ्यू ब्लोज। बाकी उनका ना एक टेक्निकल फ्लॉ ये नजर आ रहा था कि वो कहते हैं ना वर्क ऑफ हिज हिप्स। जैसा स्टीव स्मिथ पूरे एक एंगल में आकर शफल कर लगता है आपको फौरन एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे, मगर आराम से लेग साइड पे नज कर लेते हैं। एलेक्स कैरी इज नॉट स्ट्रॉन्ग ऑफ हिज हिप्स, तो पहले ही आप उनको शॉर्ट बॉल पे वहां पे तंग कर रहे हो, फिर अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस ले रहे हो तो ऑब्वियसली बाउंसर इनटू प्ले आ जाता है। सवाल तो बहरहाल फिर ये पैदा होता है कि जब आप ट्रेविस हेड कल भी शॉट पे तंग हो रहे थे, शॉट डिलीवरी पे, तो आपने वो प्लेन प्रॉपर्ली कल क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया? उनको शुरू से करना क्यों आपने शुरू में उनको सेट क्यों नहीं दिया? शुरू से आप इसको उनको इस चीज पे तंग करते। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के जो बॉलर्स है ना वो बड़े गौर से देख गए होंगे, ये उनको नजर आ गया होगा कि ट्रेविस हेड को एग्जैक्टली क्या चीज तंग करी है, देयर गोइंग टू बेंड देयर बैक्स। वो उसको बाउंसर बैराज के ऊपर अभी से वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उन्होंने एशेज खेलनी है। अच्छा सर, ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट को कल भी हमने बात की थी कि 90s में ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा चेंज किया था, लेकिन अब इंग्लैंड ब्रांड ऑफ क्रिकेट आ रही है। लेकिन जिस बेहतरीन तरीके से
ऑस्ट्रेलियंस ने अपनी इस गेम को बिल्ड किया, स्पेशली स्टार्ट में बहुत ही लो थे। आई थिंक 2 ओवर्स के बाद स्कोर बना था, सिंगल या डबल बना था कल के दिन जब स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने एकदम से, जब वो 3 विकेट गिरे, उन्होंने बिल्डिंग अप की, और क्या नाइस बिल्डिंग अप था ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। मेरे ख्याल सीखना चाहिए, स्पेशली हमारी नेशन को तो जरूर सीखना चाहिए इस बिल्डिंग अप से। देखिए, सबसे पहले तो मैं वहीं पे आऊँगा, वो बात थोड़ा सा रेपिटेटिव हो रहा है, बट आई वुड लाइक टू कम टू दैट। ना ऑस्ट्रेलिया ना इंडिया ड्यूक से नहीं खेलते हैं, पहली बात ये थी। दूसरी बात ये है ओवरकास्ट कंडीशन थी। तीसरी बात ये बहुत ही बड़ा मैच है, मतलब आपकी 2 साल की मेहनत का निचोड़ है ये। तो शुरू में वो कॉशियस ज़रूर थे, और वो ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से दे जस्ट वांटेड टू प्ले इट सेफ। अनफॉर्चुनेटली उस्मान ख्वाजा थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, जिसकी वजह से मानस लाबुशेन अंदर आ गए। लेकिन उन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से न्यू बॉल को पहले सी ऑफ किया। उसके बाद जब सूरज निकला, जैसे ही सूरज निकला और पिच पे पड़ना शुरू हुआ, पिच थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हुई, और बॉल बल्ले पे बहुत अच्छा आने लग गया। बीच में एक ओवर आया उमेश यादव का, जिसपे डेविड वार्नर ने एक ही ओवर में 4 चौके भी लगाए। तो मेरे ख्याल में दे प्लेड इट आउट वेरी वेरी स्मार्टली। नए बॉल को उन्होंने सी ऑफ करने की कोशिश की। ओवर क्लास, उनको पता था कि दिन में जो है ना वेदर आस्ता आस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा और दिन में धूप निकलेगी। दे वेटेड फॉर देयर मोमेंट, और मेरे ख्याल में एक्सीलेंट कैपिटलाइज किया। पहले इनिशियली डेविड वार्नर ने, मेरे ख्याल में अनलकी रहे, बहुत बड़ी इनिंग्स। मुझे लग रहा था कल डेविड वार्नर वुड एक्चुअली प्ले अ वेरी वेरी बिग इनिंग्स डाउन द लेग साइड, वो कॉट हो गए। मेरे ख्याल में बहुत अनलकी रहे। मुझे लग रहा था कल बड़े रन्स करने वाले हैं। क्रेडिट टू ट्रेविस हेड मुझे, क्योंकि जब ट्रेविस हेड आए और हम जब उस टाइम मैच देख रहे थे, तो स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट ना मेरे जैसे एक लेट्स से कॉमन फैन के लिए, क्योंकि हमारा एफिलिएशन डायरेक्टली तो किसी से भी नहीं है, ना इंडिया से ना ऑस्ट्रेलिया से, कॉमन फैन को भी वो थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था। लेकिन एज सून एज ट्रेविस हेड केम इन और उन्होंने आके जिस स्पेस के साथ अपनी इनिंग्स के लिए, दैट वाज एक्सेप्शनल। हैट्स ऑफ टू द लैड कि उसने कभी भी अपना स्ट्राइक रेट जो 95 से नीचे, 90 से नीचे गिरने नहीं दिया, और उस इनिंग्स की वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया मैनेज 327 रन। वरना जिस स्पेस से स्टीव स्मिथ जा रहे थे, मेरे ख्याल में अगर कोई और प्लेयर होता और विद नॉर्मल स्ट्राइक रेट खेल रहे होते, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया 250-260 से ऊपर नहीं करता था 85 ओवर में। तो क्रेडिट टू ट्रेविस हेड फॉर द वे ही प्लेड। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि देखें, क्लैरिटी ऑफ रोल बहुत आप देख सकते हैं इस वजह से ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टीव स्मिथ की शायद ये जॉब थी कि यू हैव टू सी ऑफ द एंटायर डे। आपने पूरा दिन नजर आ रहा है 45-46 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। एक टाइम पे 33 था, 93 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे ट्रेविस हेड। एक टाइम पे 33 था स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक। तो आप कह लें हर 3 डिलीवरीज में एक रन कर रहे थे। इसके ऊपर डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी वापस आते हैं और से भी बात करेंगे, बहराम काजी से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और डिस्कशन हो रही थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से, और स्पेशली बैटिंग के हवाले से बात हो रही थी, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के हवाले से, और एररलेस बैटिंग जो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से की गई। और पहले बहराम कुछ जवाब देना चाह रहे थे, उसको फिनिश करते हैं और फिर मैं अपना सवाल बहराम से करूँगा। मैं बात रोल क्लैरिटी पे कर रहा था कि जिस तरह स्टीव स्मिथ को बताया गया तक खेलना है, पूरा दिन निकालना है, ट्रेविस हेड अग्रेसर थे, वो खेलते आ रहे हैं इस तरह बेसबॉल से पहले के। तो आई थिंक जिस तरह एक्सप्लोसिव थे ट्रेविस हेड और डॉगेड और ग्रिटी थे स्टीव स्मिथ, दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा किया, इसलिए 251 रन की पार्टनरशिप लग गई कल। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने कोई सेट टेम्पलेट अपना फॉलो नहीं किया, दे जस्ट बैक्ड ईच प्लेयर उनकी एबिलिटी के ऊपर। और इंडिया को इस तरह का कुछ सिमिलर करना पड़ेगा, क्योंकि लंबी बैटिंग ना की तो ये टेस्ट मैच हाथ से निकल जाएगा। लेकिन बहराम, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जिस तरह की हम उनकी बैटिंग की तारीफ कर रहे हैं, जवाद ने भी बात की, आपने भी बात की, एररलेस बैटिंग है। मैंने देखा है कि जो अच्छी लाइन और लेंथ की बॉल्स थी उनको रिस्पेक्ट दी उन्होंने, ठीक है, और बैड डिलीवरीज को फेंस से बाहर फेंका। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि एररलेस जरूर थी, मगर वाज इन रिस्क फ्री। आप देखें कोई 4 तो अपर कट मारे हैं ट्रेविस हेड ने, एक छक्का मारा, कोई 3 चौके मारे। एक एंड से था, हाँ, एक एंड से था, दूसरे एंड से रॉक सॉलिड। मगर इतनी कोई वो रिस्क फ्री शॉट तो नहीं है ना, आप आराम से स्लिप्स में कैच हो सकते हो, कीपर के पास जा सकती है। फिर आपकी पुल्स थी उनकी ट्रेविस हेड की काफी, ही कट द बॉल अ लॉट। तो एक्सपेंसिव स्ट्रोक्स खेल रहे थे वो, कोई अपने वी के अंदर नहीं खेल रहे थे। एंड दैट इज, चलो एररलेस ऑन दिस ओकेजन, बट इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज रिस्क फ्री। इट केम ऑफ, किसी दिन शायद ना कम ऑफ करे, और अब तो खैर आई थिंक इंग्लैंड वाले उनको कुछ ज्यादा बाउंसर भी कराएंगे शुरू में। ठीक। अच्छा जवाद, आपकी तरफ आते हैं। इंडिया ने आज के दिन का अब आगाज किया, तो आगाज में ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्टेबल लग रहा था, 150 भी हो गया ट्रेविस हेड का, उसके बाद स्मिथ ने भी अपनी सेंचुरी कर ली। लेकिन उसके बाद इंडिया ने एक दफ़ा कम बैक किया, जिस तरह हमने ट्रेविस हेड के ऊपर बात की है कि उनको थोड़ा सा चकमा दिया गया, उनको पूरा जाल में फंसाया गया। उसके बाद से ऑर्डनरी क्रिकेट खेली है, स्मिथ ने भी ऑर्डनरी क्रिकेट खेली है। आई थिंक कैमरन ग्रीन ने बहुत ऑर्डनरी शॉट खेली थी, बहराम उसी की हम बात कर रहे थे पहले। सो ये ऑस्ट्रेलिया इतनी ऑर्डनरी क्रिकेट क्यों खेला? क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंडिया ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई। एक उनको क्रेडिट ज़्यादा है ट्रेविस हेड की जो विकेट थी, उसके अलावा तो बड़ी ऑर्डनरी सी गेम हुई है।
देखिए, एक चीज़ तो समझने की ज़रूरत है कि आई डोंट केयर कि वो कितना बड़ा ही बैट्समैन क्यों नहीं है और कितने बड़े रन्स पे क्यों नहीं खेल रहा। जब डे शिफ्ट होता है ना और अगला दिन आता है तो आप कोई भी बैट्समैन है कितना भी बड़ा, वो शुरू में आकर ज़रूर थोड़ा सा फंसता है, थोड़ा स्ट्रगल करता है। इनिशियल फेज़ कुछ ओवर्स का प्रॉबेबली 2 3 4 5 ओवर्स का उन्होंने निकाले, लेकिन देन इवेंचुअली दे गॉट ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहे, और जो बैट्समैन नया आ रहा था उसके लिए, नए आने वाले बैट्समैन के लिए उतना इजी नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया, इवन दो द सन इज़ आउट, इवन दो कंडीशंस बहुत बेहतर हो गई हैं फ्रॉम व्हाट दे स्टार्टेड ऑफ विद, लेकिन नए आने वाले बैट्समैन के लिए आसान नहीं है। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की स्टीव स्मिथ की, दैट वाज अ चॉप ऑन, मतलब वो किसी के साथ भी हो सकता है। दैट वाज वेरी 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 अनलकी, जस्ट लाइक डेविड वार्नर मैंने पहले जिक्र किया था, दैट इज़ वेरी अनलकी, ये किसी के साथ भी हो सकता है। कैमरून ग्रीन वेरी एक्सप्लोसिव प्लेयर, उनका अपना एक स्टाइल है, वो आते साथ ही उन्होंने अपनी गालिबन दूसरी या तीसरी बॉल पे चौका भी मारा उन्होंने, तो उन्होंने अपने आप को अनाउंस किया आते साथ ही। लेकिन वो एक माइंडसेट है, जो वो अग्रेसिव क्रिकेट की बात बैराम कर रहे थे, वो माइंडसेट ट्रेविस कैमरून ग्रीन में भी वही माइंडसेट रन करता जो ट्रेविस हेड से आ रहा था। मैं अगेन टू द पॉइंट, वहाँ पिछले वाले पॉइंट में ज़्यादा ड्वेल नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा था कि वो जो स्टीव स्मिथ की इनिंग्स थी, दैट हैट्स ऑफ टू द लैड, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी, ज़रूरत थी। लेकिन अगर ट्रेविस हेड की वो इनिंग्स जो जिस पेस से लगी थी वो ना लगती स्टीव स्मिथ के साथ, तो आप ऑस्ट्रेलिया को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में देखते कि आप, मतलब जिसकी कोई हद नहीं थी। तो ट्रेविस हेड को इसलिए मैं क्रेडिट दे रहा था कि स्टीव स्मिथ की इनिंग्स को उसने कॉम्प्लीमेंट ज़रूर किया है, लेकिन जो स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट था वो ऑस्ट्रेलिया को लेके बैठ जाता। हेड ट्रेविस हैड नॉट वर्क। और उसके बाद आज की बात जिस तरह कर रहे हैं आपने, मैंने आपको बता दिया कि जिस तरीके से नए आने वाले बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी था। कुछ ऑर्डिनरी शॉट भी खेली, जिस तरह कैमरून ग्रीन की शॉट वॉज वेरी ऑर्डिनरी, और कुछ अनलकी भी रहे। तो मेरे ख्याल में इंडिया की बॉलिंग को ज़्यादा क्रेडिट नहीं दूंगा, ऑल्दो ट्रेविस हेड की विकेट को छोड़ के। बाकी उनकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा क्रेडिट के काबिल नहीं है। एक रन आउट हो गया बीच में और इस तरह की विकेट्स उनको मिली हैं। तो कुछ मुझे लग रहा थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया थोड़ा जल्दी में भी लगा, कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करें और इंडिया को बैटिंग कराएं, जिसमें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो गया उनके लिए। ठीक। अच्छा सर, जिस तरह जवाद ने बात की, जवाद ने कहा जी कि बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब देख रहा था तो ग्रीन आए तो ग्रीन ने आगे पहली बॉल पे ही बाउंड्री लगा दी, और कहीं कहीं पे लग रहा था कि बॉल बल्ले पे भी आ रहा है, कहीं कहीं पे बॉल नहीं आ रहा था, अनइवन बॉल्स भी लगा। तो इस सूरत हाल को देख के इंडिया क्या सोच रहा होगा? क्योंकि कल के दिन तो हमने देखा था कि लेटर पार्ट पे बॉल बल्ले पे आ रहा था, आराम से वो शॉट्स भी खेल रहे थे। अब इंडिया का माइंडसेट क्या होगा? सबसे पहले तो इंडिया शायद दुआ करेगा कि सन रिमेन्स आउट, क्योंकि अब हमने देखा ना ऑस्ट्रेलिया के काफी जो रन रहे हैं वो तब आए हैं जब सूरज निकला हुआ था, और अभी भी आई थिंक, मतलब जब तक मैं देख रहा था तब तक तो निकला हुआ था। लेकिन लास्ट आई चेक 469 फॉर 9 थी ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर एलेक्स कैरी ऑब्वियसली जिस तरह की इनिंग्स आकर खेल गए, 3 चौके शामी को मारे, जडेजा को छक्का मारा, मारते भी रिवर्स स्वीप पे ही आउट हुए हैं वो। आई थिंक इसी तरह की रेयर गार्ड नॉक्स जो है ना, दे एंड अप बीइंग द डिफरेंस इन अ लॉट ऑफ टेस्ट मैचेस। तो जो कैमरन ग्रीन नहीं कर पाए, एंड माना कि बड़ा ऑर्डिनरी डिसमिसल था, गॉट कॉट इन द क्रीज, बहुत अवे खेल रहे थे बॉडी से। मैंने उस बॉल को देखा ना, मैंने कहा इस बॉल में क्या था? भी नहीं कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा बस वो वाइडिश डिलीवरी थी। मगर अल्टीमेटली उनकी नौकरी आकर किसी और बंदे ने कर दी। एलेक्स कैरी 48 कर गए, तेज टाइप ही आपके लिए। तो आई थिंक 470 बहुत स्कोर है इस पिच के ऊपर, 400 ही बहुत स्कोर था इस पिच के ऊपर। और अगर तो इंडिया 300 नहीं कर पाता तो फिर तो मतलब इट कुड गेट वेरी वेरी अगली। बट आई डू थिंक कि देखें, बड़े प्लेयर हैं ये रोहित शर्मा और विराट कोहली पर्टिकुलरली, और रहाणे और पुजारा भी इस टेस्ट टीम की लेगेसी ये डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें इंडिया बहुत सक्सेसफुल रही है इस पूरे साइकिल में भी। इंडिया ने सिर्फ वो वाली टेस्ट सीरीज हारी जो साउथ अफ्रीका में हुई थी, जब कोहली चीखने लग गए थे स्टंप्स के ऊपर। उसको अगर आप निकाल दे तो इंग्लैंड में 2-2, और फिर 2 दफा ऑस्ट्रेलिया जीत कर आए हैं। इफ यू लुक एट द लास्ट 10 years यू कैन मेक सॉलिड केस कि इंडिया सबसे सक्सेसफुल टेस्ट टीम रही है, और उनको इसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि विराट कोहली भी कई दफा कह चुके हैं कि उनके लिए कितनी अहमियत रखती है टेस्ट क्रिकेट, इज द पिनिकल ऑफ द स्पोर्ट। इंडिया इसको इंपॉर्टेंस देता है। तो देखिए 2 दफा फाइनल में लगातार पहुंचे हैं, पहला हार गए, अब अगर दूसरा भी हारेंगे तो थोड़ा कड़वा सा टेस्ट रह जाएगा मुंह में। सो आई थिंक दे वुड रियली वांट टू स्कोर बिग, और ओनस इज ऑन कोहली एंड शर्मा, क्योंकि ये अब इतने यंग है नहीं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। इंग्लैंड में काफी रन्स कर चुके हैं दोनों। पहले कोहली का मसला होता था, देन ही कॉन्कर्ड दोस डीमंस। शर्मा हमने देखे लास्ट टूर में बहुत अच्छा खेल रहे थे इंग्लैंड के अंदर। तो अल्टीमेटली अगर ये दोनों चल गए तो इंडिया के लिए एक रास्ता बन सकता है इस मैच में वापसी का। बट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्लास है। अच्छा, जिस जवाब एक ज़माने में हम देखते थे कि इस टीम के साथ सहवाग भी होते थे, तेंदुलकर भी होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन रॉक सॉलिड जो दीवार होती थी वो किसी ज़माने में राहुल द्रविड़ या फिर वीवीएस लक्ष्मण हुआ करते थे। वो रोल आई थिंक मुझे लग रहा है कि चितेश्वर पुजारा अब इंडिया की तरफ से उनको प्ले करना होगा।
एब्सोल्युटली राइट। मेरे ख्याल में द्रविड़ ने तो बहुत ज़्यादा सर्व किया इंडिया को, एज ही इज़ एक्चुअली नोन एज द वॉल एज वेल ऑफ द इंडियन क्रिकेट की वॉल भी होती थी वो। तो मेरे ख्याल में वो रोल तो डायरेक्टली जो है वो चेतेश्वर पुजारा को ट्रांसफ़र हुआ है। एज़ फार एज लक्ष्मण रोल इज़, मेरे ख्याल में वो रोल कुछ हद तक जो है अजिंक्य रहाणे को ट्रांसफ़र हुआ, बिकॉज उनकी टेक्निक सॉलिड है, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। इंडिया के लिए अगैन जिस तरह बहराम ने कहा, every one of their 6 top players is a very very good player. Make no mistake about this. वो 6 के 6 बल्लेबाज जो उनके ऊपर के हैं वो सब के सब बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। इट्स जस्ट कि वो जो चीज़ खेल के आ रहे हैं उसको यहाँ पे कैसे वो अडेप्ट करेंगे, एकदम से आईपीएल से यहाँ पे आके कैसा परफॉर्म करेंगे। और दूसरा ये है कि अब नर्व्स जो है ना, उनके नर्व्स का भी टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दी। आइडिया यही था कि कोशिश करेंगे 200 250 300 के अंदर अंदर इनको आउट कर लें और फिर बैटिंग करें खुद। अब वो जो है वो किसी भी तरीके से ना, वो उनका जो डिसीजन था वो बैकफायर कर गया। इंटेंशनली नहीं था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेरी वेल, कुछ कंडीशन भी बेहतर हो गई, उन्होंने देखे होंगे उस वक्त, कर दिया बहुत बेहतर हो गया। तो इंटेंशनल नहीं था, लेकिन एक मिस्टेक हो गई मेरे ख्याल में। दूसरा, अब एक और चीज़ जो वो नोट करेंगे, जिसको बार बार इंडियन मीडिया भी रिकॉल कर रहा है, वो ये है कि जी वाई नॉट अश्विन इन प्लेस ऑफ उमेश यादव, क्योंकि अब उमेश यादव इज द वन जिसने विकेट्स नहीं ली हुई है। तो वो इंडियन मीडिया जो है उस तरफ चल पड़ा है कि भाई अश्विन को खिलाते। मेरे ख्याल में वो भी एक बहुत बड़ा टफ डिसीजन था। इन्होंने लास्ट जो जिस तरह बहराम ने कहा, पिछली वाली जो वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियनशिप फाइनल था उसमें उन्होंने अश्विन को खिलाया था और सारा का सारा नजला बेचारे अश्विन के ऊपर गिरा था। ऑल्दो ही वाज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मेंस, ही वाज द बेस्ट परफॉर्मर अगर बॉलर्स को देखें। एग्जैक्टली। और उसका नतीजा ये हुआ कि सारे इंडिया ने ब्लेम किया अश्विन को, जी आपने चौथा पेसर क्यों नहीं खिलाया। तो आज उन्होंने उसको काउंटर करते हुए अश्विन को बाहर बिठा के 4 वो पेसर खिला लिया, और अब वो लोग कह रहे हैं कि यार वाई उमेश यादव, वाई नॉट अश्विन। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हो गई गड़बड़ उनसे। अच्छा, ये अश्विन के ऊपर मैं थोड़ा सा बहराम का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। अब जवाद ने जिस तरह कहा कि WTC की आप ये सर्कल पूरा देख लें, पिछले 2 साल का मोस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया है अश्विन, और आउट ऑफ नोवेयर वो WTC का फाइनल नहीं खेल रहे। 450 से ज़्यादा विकेटें टेस्ट क्रिकेट में। ये जो आपने स्टैट बताया मोस्ट विकेट्स इन दिस साइकिल, ये है 20 से कम एवरेज कर रहे हैं विद द बॉल इन दिस साइकिल। और एक वो जो मैंने शायद कल भी बात की थी कि एक पहले लोग कहते थे ना कि सिर्फ एशिया में परफॉर्म करते हैं, उन्होंने आपको आउटसाइड ऑफ एशिया भी परफॉर्म करके दिखाया है। बहुत वो अपना लोहा मनवा चुके हैं। ही इज़ वर्ल्ड क्लास, ही इज़ एन अमेजिंग स्पिनर। नेथन लायन से बेहतर स्पिनर होंगे शायद अश्विन। तो अगर तो ये विकेट टर्न लेना शुरू कर गई, जो कि हो सकता है, देखें इवन दो जून में कभी ओवल में टेस्ट मैच नहीं हुआ, हमने देखा है ओवल में बॉल को टर्न लेते हुए। यासिर शाह की 10 विकेट हॉल है यहाँ पे, और अश्विन का ना होना इस तरह की सिचुएशन में जहां पे आगे बॉल ग्रिप कर रहा हो कुड रियली बैकफायर फॉर इंडिया। बाकी ऑस्ट्रेलिया के लिए यही चीज बेनिफिशियल हो जाएगी। नेथन लायन के लिए, जिन्होंने इस फाइनल से पहले कहा था कि दिस इज माय वर्ल्ड कप फाइनल, वो तो टेस्ट प्लेयर है राइट, वो तो लिमिटेड ओवर्स नहीं खेलते, तो उनके लिए बहुत बड़ा ओकेजन है। और नेथन लायन की सक्सेस भी रही है इंडिया के खिलाफ। बट आई थिंक एक बात हम उसी बात पे आ रहे हैं टाइम एंड अगेन, वो ये कि चेतेश्वर पुजारा, इवन दो कोहली एंड रोहित शर्मा इन दैट टीम, इन्होंने बात की जिस तरह आईपीएल सब खेल कर आ रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा कुछ 1.5-2 साल से ससेक्स के लिए खेल रहे हैं, कप्तानी कर चुके हैं ससेक्स की, रन्स कर चुके हैं बहुत ससेक्स के लिए। तो उनकी वो जो सारी एक्सपीरियंस है और वो सब कुछ है, दैट विल कम इन वेरी हैंडी। एंड इफ ही कैन होल्ड अप वन एंड और बाकी एंड से लोग स्कोर करें और वो बस खड़े रहे एंड तक, तो आई थिंक इंडिया को इससे काफी फायदा हो सकता है। एंड या विल सी, क्योंकि एक्सपीरियंस है, बैटिंग है, बट बैटिंग थोड़ी माइनस रोहित शर्मा थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म भी है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। WTC फाइनल इन जून इन ओवल, जवाद इसके हवाले से क्या कहेंगे? फर्स्ट टाइम एवर है जी, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज। ये स्टार्ट जो है बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। इनफैक्ट एक्चुअली मुझे भी ये बात नहीं पता थी कि जून में कभी ओवल में टेस्ट नहीं हुआ, तो दैट वाज अ बिग सरप्राइज टू मी। कोई वजह है जिस वजह से ये पहले कभी नहीं हुआ और ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई है, वो भी सिर्फ इस वजह से करवाना पड़ा, ये अभी भी नहीं होना था। इट्स जस्ट कि वो आपका जो क्रिकेटिंग स्केड्यूल है वो इतना टाइट है कि यही एक बीच की स्लॉट निकल रही थी, और अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड वुड हैव वांटेड, एंड मेरे ख्याल में इंडिया भी और ऑस्ट्रेलिया भी वुड हैव लव टू प्ले एट द लॉर्ड्स, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड्स पे कुछ स्पॉन्सरशिप का इशू था जिस वजह से वो नहीं खेल पाए वहाँ पे, क्योंकि आईसीसी चाह रहा था कि कुछ क्लीनर स्पॉन्सरशिप हो, और वो अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड्स में ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, तो वो फिर इस वजह से उनको ओवल में शिफ्ट करना पड़ा। थोड़ा सा ये एक इशू हुआ है। और एक बहराम की बात में मैं ऐड ज़रूर करूँगा कि ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि जिस तरह धूप लगती जाएगी विकेट को, देर आर मोर एंड मोर चांसेस कि बॉल ज़्यादा स्पिन होना शुरू हो। एंड आई वंडर कि कल इंडिया इस डिसीजन को रिग्रेट ना करे कि उन्होंने अश्विन को नहीं खिलाया। और अगर पिच अभी तक तो अच्छा बिहेव कर रही है, अगर पिच धूप लगना स्टार्ट होगी, स्पिन होना स्टार्ट होगी, तो फिर इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी। नहीं, और अब ये भी तो देखे ना कि अनइवन बाउंस भी हो रहा है, कुछ बॉलें उठ रही हैं, जिस तरह ट्रेविस हेड को जो पड़ी हैं, और कल मार्नस लाबुशेन को अंगूठे पे मेरे ख्याल से 2 बॉलें लगी हैं, कुछ बॉलें बैठ रही हैं।
इतना कंसिस्टेंट बाउंस नहीं है, और ये चीजें सारी एम्पलीफाई हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू द 4th और 5th डे, एंड दैट कुड पोटेंशियली बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया. बाकी ये आपको देखना पड़ेगा कि विल रेन प्ले पार्ट इन दिस गेम, विल इट नॉट, कंडीशंस ओवरऑल कैसी रहती हैं. बॉल कुछ ना कुछ तो टर्न लेगा, मगर क्या बॉल इतना टर्न लेगा कि बैट्समैन को तकलीफ हो. ये याद रखिए कि इंडिया अपनी होम क्रिकेट खेलती है रैंक टर्नर्स पे, तो उनके लिए शायद ये वाली स्पिन खेलना इतना कोई मुश्किल ना हो, ये भी तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा. बट अल्टीमेटली देखें, पंत और बुमराह नहीं है, हम इस चीज से आगे नहीं जा सकते. बुमराह इज लाइक डिफरेंट ग्रेवी जिसको कहते हैं ना. बाकी बॉलर्स भी अच्छे हैं, शामी सिराज है वेरी गुड, मगर वो जसप्रीत बुमराह नहीं है. उसी तरह केएस भारत हो गए, रिद्धमन साहा हो गए, क्या और आप नाम ले लें, ईशान किशन, दिनेश कार्तिक, ये ऋषभ पंत नहीं है. और ऋषभ पंत ने बहुत टफ रन्स, क्रूशियल रन्स कर दिए इंडिया को टेस्ट टीम के अंदर, पर्टिकुलरली इन टेस्ट क्रिकेट. गैबा का नॉक हम सबको याद है, इंडिया ने फोर्ट्रेस तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का, तो उनका ना होना बहुत बहुत बड़ा ब्लो है इंडिया के लिए. एंड केएस भारत, ठीक है, आई एम नॉट डाउटिंग हिज एबिलिटी, बट एक्सपीरियंस जरा कम है, एंड दिस ओकेजन माइट जस्ट प्रूव टू बी टू बिग फॉर हिम. जवाद 469 टारगेट मिल गया जी इंडिया को, तो अब 469 को माइंड में रख के इंडिया को किस तरह की बैटिंग करनी चाहिए? आपको पता है कि अभी आई थिंक आधे दिन का खेल तो अभी बाकी है, या फिर 40 ओवर से खेलने हैं उन्होंने. देखिए, इन ऑल ऑनेस्टी आई वुड बी द लास्ट पर्सन जो इंडिया के शूज़ में होना चाहेगा इस टाइम, क्योंकि बहुत ही बड़ा टारगेट लग चुका है. मैंने जिस तरह पहले भी बात की थी कि मैं अभी अगर मैं इंडिया की जगह हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने करना क्या है, या तो मैंने टेस्ट मैच बचाना है या मैंने टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करना है. इंडिया पिछला फाइनल भी हारा हुआ है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया टेस्ट मैच बचाने की तरफ ही जाएगा और थोड़ा सा कॉशियस खेलेंगे. और अगैन बार बार कह रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, जिस तरह का रोल स्टीव स्मिथ ने प्ले किया है इंडिया के लिए, और सॉरी ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसी तरह का रोल चेतेश्वर पुजारा को प्ले करना पड़ेगा अगर तो इंडिया ने सर्वाइव करना है. उनकी बैकिंग बैटिंग लाइनअप पे कोई डाउट नहीं है, एक्सीलेंट बैटर्स है, लेकिन जो की रोल है वो हमेशा रहेगा चेतेश्वर पुजारा का. अगर पुजारा चलेंगे और वो स्टे करेंगे विकेट पे, तो आई एम श्योर इंडिया विल बी एबल टू डू वेरी वेरी गुड. लेकिन अगर वो उनकी विकेट चली गई जल्दी तो इंडिया विल बी इन डीप. मुझे आप दोनों की बातों से ये लग रहा है कि वो चेतेश्वर पुजारा का जो रोल है वो मिसबाह उल हक जैसा है, क्या कि विकेट रोकेंगे तो कुछ बनेगा. देखें, वो फ्रस्ट्रेट कर देते हैं ऑपोजिशन को, बॉलर्स को थका देते हैं. वी हैव सीन हिम डू इट इन ऑस्ट्रेलिया. आप पूछे ना जरा इन्हीं ऑस्ट्रेलियन बॉलर से, हेजलवुड, स्टार्क वगैरह, कि आपको सबसे बुरा कौन लगता है इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में, वो चेतेश्वर पुजारा का ही नाम लेंगे. बट आई थिंक हर बैटर का डिफरेंट स्किल सेट है. रोहित शर्मा अग्रेसिव बैट्समैन, शुभमन गिल को मैं थोड़ा एडवाइस, यही दिमाग तो मेरा यही कहता है कि थोड़ा शुरू में देख लें, नई बॉल को थोड़ा नेगेट कर कर अब अपनी गेम खेलें. विराट कोहली टेक्स हिज टाइम, पेसेस हिज इनिंग्स हिज ओन वे, मगर वो भी आकर अपनी स्ट्रोक्स खेलते हैं, वो कोई पीछे हटकर नहीं खेलते. तो हर किस्म के बैटर हैं आपके पास इस टीम के अंदर, एंड हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक कर कर अपनी गेम खेलनी है. मेरे नहीं ख्याल से कुछ सेट टेम्पलेट होना चाहिए कि पूरी टीम ने इस तरह खेलना है. आई थिंक हर बैट्समैन को अपने हिसाब से खेलना चाहिए, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले तो रन्स करें. यू पुट अ स्कोर ऑन द बोर्ड एंड देन यू सी वेयर द गेम इज एट. उसके हिसाब से फिर आप देखो कि आपने ड्रॉ के लिए जाना है कि जीत के लिए जाना है. क्योंकि अगर तो इंडिया रन्स करती है, वो 2.5 की रन रेट पे रन्स नहीं करेंगे. वैसे आपके मुताबिक ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है या जीत की तरफ जा रहा है? मेरे हिसाब से ये जीत की तरफ जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि 470 तक अगर पहुंच गए हैं वो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए वहां तक पहुंचना. इट्स अ बिट टू मच. इन लाइट्स ऑफ हैवीवेट इंडियन बैटिंग, डू यू थिंक कि ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही जाएगा? टेस्ट क्रिकेट इज सच गेम के समटाइम्स विकेट्स फॉल इन क्लस्टर्स. एक दो फेज चाहिए ऑस्ट्रेलिया को उस तरह के. सिर्फ इंडिया कुड बी प्लेइंग वेल, मगर वही कहते हैं ना अक्सर, इंडिया को हाफ आवर भी तो एक आधी पार्टनरशिप चाहिए. हाफ आवर ऑफ बैड क्रिकेट कितनी दफा इंडिया को मरवा चुके हैं अगर आप देखो पिछले टूर्नामेंट्स के अंदर. यू टेक द सेमीफाइनल वर्सेस न्यूजीलैंड इन 2019, पाकिस्तान के खिलाफ आमिर ने खा गए, मोहम्मद आमिर उनको. फिर आप ये भी देखें कि पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इंडिया अच्छी मजबूत पोजीशन में था, फिर जब दूसरी दफा बैटिंग करने आया तो जल्दी विकेट्स गिर गई और लंगड़ाता लंगड़ाता 140 का टारगेट दे गया न्यूजीलैंड को. वो 140 का टारगेट 250 का हो जाता, शायद फर्क होता सिनेरियो या रिजल्ट. सो दे नीड टू मेक श्योर कि इस तरह कोई कोलैप्स नहीं होता या मिनी कोलैप्स भी नहीं होता. लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल. आई वुड से ऑस्ट्रेलिया 73% फेवरेट्स. वैसे विन प्रेडिक्टर यही कह रहा है कि 77% है. जवाब, इन लाइट्स ऑफ हैवी वेट इंडियन बैटिंग लाइनअप, स्टिल वी आर थिंकिंग कि इट्स गोइंग फॉर द ड्रॉ. देखिए मैं आपको, और ऑस्ट्रेलिया टू से इंडिया के चांसेस तो अब लेसर लग रहे हैं. देखिए लेट्स कम टू द कैलकुलेशंस. कैलकुलेशन ये कह रही है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने लेट्स सपोज अभी तक मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ओवर्स, लेकिन मेरे ख्याल में 125-130 ओवर्स खेले ही होंगे. तो अगर आपने 130 ओवर्स खेल लिए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ, एट अ रन रेट ऑफ अबाउट 3.94 का उनका रन रेट होगा, आई गेस इसी के इर्द गिर्द होगा.
तो अगर इंडिया भी एग्जैक्ट सेम रन रेट के साथ इन्हीं ओवर्स को खेलती है तो इसका मतलब है कि आप यूर लुकिंग के डे 3 के एंड तक इंडिया इस स्कोर को पहुंचेगी। लेट्स डू कैलकुलेशन। डे 4 में अगर इंडिया बहुत अच्छा खेलती है और इंडिया अपनी विकेट्स बचा ली थी, डे 4 में प्रॉब्ली दे लाइक टू, अगर तब तक विकेट बची हुई है, दे लाइक टू प्ले फॉर द लंच एंड द टी सेशन तक खेलना चाहेंगे कि एक ऐसा स्कोर लगाए जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम हो और हम पिछले जो सवा दिन रह गए उसमें ऑस्ट्रेलिया को आउट करने की कोशिश करें, विच टू माई इमेजिनेशन इज़ वेरी 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 टफ ऑन दिस पिच। इंडिया, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इंडिया, मुझे नहीं लग रहा ये कर पाएगा। तो इंडिया कोशिश यही करेगा कि हम मैच किसी तरीके से ड्रॉ करें और ऑस्ट्रेलिया का कोशिश होगी कि वो मैच जीते। इस वक्त एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल में सिर्फ 2 ही रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की जीत और एक ड्रॉ। फॉर दैट ड्रॉ फिर बैटिंग भी तो उसी तरह, जो मेरा पॉइंट है वो भी तो ठीक है ना कि इंडिया की बैटिंग को ही फिर ड्रॉ करना होगा। बिल्कुल, अब तो बैटिंग पे है, बगैर स्कोर किए तो ड्रॉ हो नहीं Exactly. सकता ना। और देखें, मैं नहीं कहूंगा कि इंडिया का चांस है नहीं अभी जीतने के लिए, कोई पता नहीं, कोई 200 250 मार दे, 600 तक अगर पहुंच जाते हैं ये लोग, एंड देन दे अलाउ ऑस्ट्रेलिया टू बैट अगेन, उनको जल्दी आउट करके चेस कर सकती है इंडिया। वो अभी फैसलाबाद नहीं खेले ना वो, ओवल में बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि चले रन असाइड, जो 122-23 ओवर ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव किया इस पिच पे, वही एक बहुत बड़ी बात है। Exactly. इस तरह की सरफेस पे इतना लॉन्ग सर्वाइव ही करना बहुत बड़ी बात है। आप रन्स को तो छोड़ दें। सो आई थिंक दैट विल बी अ टास्क एंड अ हाफ और टास्क इन 3 क्वार्टर्स फॉर इंडिया। ठीक हो गया। और अब ये बताइएगा कि कल या परसों जवाद हो सकता है कि रेन भी इफेक्ट करे, तो उसके साथ फिर क्या फर्क पड़ेगा गेम को? देखिए, कल का तो मेरे ख्याल में फोरकास्ट जितना मैंने देखा था, कल तो नहीं है इशू प्रॉब्ली ऑन द 4th डे है। 4th डे में शावर्स हैं और वो ऑल थ्रू आउट द डे है, मोस्टली आफ्टरनून्स के बाद है ना, आफ्टरनून के बाद जो है वो शावर्स हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकते हैं। उसके लिए एक रिजर्व डे उन्होंने ज़रूर रखा हुआ है, विच एक्चुअली वुड बी ऑन मंडे, लेकिन वो ट्रिगर होगा अंडर सर्टन कंडीशंस। वो सर्टन कंडीशंस क्या होंगी कि आपने लेट्स से जिस तरह पहले दिन में आपको 90 ओवर करने थे और आपने 85 ओवर किए हैं, 5 ओवर आपके बच गए। इस तरह जितने ओवर्स आपके बचते जाएंगे ना, वो कोशिश करेंगे कि 5 दिन के अंदर वो उन ओवर्स को अक्यूमुलेट करके पूरा कर दें। जस्ट इन केस वो ओवर्स एक्यूमुलेट हो गए पूरा नहीं होते, जो कि अगर शावर हो गया तो वाकई पूरा नहीं हो पाएंगे, बारिश हुई तो फिर तो नहीं पूरे होते किसी सूरत, तो फिर वो ओवर्स आपको छठे डे में शिफ्ट किया जाएगा रिजर्व डे के अंदर। तो अगर तो शावर और छठा डे अगैन इज सनी, सो दी ओनली प्रॉब्लम इज के जो चौथा दिन है उसमें थोड़े शार्स हैं, बाकी आपका 5वां और छठा दिन भी क्लियर है। अगर तो रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट होगी और इंडिया में, जिस तरह अगेन कह रहा हूँ, शेल में नहीं जाएंगे और अपना compete करने की कोशिश करेंगे और compete करेंगे तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा, ये शॉवर्स वाला जब हो जाएगा, लेट सपोज कि आज के 5 ओवर रह गए, कल के 5 ओवर, आखिरी सवाल आपसे करूंगा, तो 10-12 ओवर्स के लिए तो मेरे ख्याल है लास्ट डे नहीं वो होगा। लास्ट डे तो अगर कोई रिजल्ट निकलता हुआ और कुछ इस तरह का हुआ तो फिर रिजर्व डे को देखा जाएगा। देखिए, यू रियली हैव टू लुक इनटू द रूल बुक फॉर दिस वन, मगर मेरे हिसाब से कि अगर तो गेम का रिजल्ट आ सकता है और आप आखिरी दिन रिजर्व डे ट्रिगर कर सकते हो तो कर देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, पीपल वांट टू सी अ विनर। लोग ड्रॉन टेस्ट नहीं देखना चाहते। और मेरे ख्याल से अगर मैं ऑर्गेनाइजर होता, मैं तो इंश्योर करता कि ये वाला टेस्ट ड्रॉ नहीं हो सकता, इसका बस हम नतीजा लेकर ही छोड़ेंगे। क्विकली एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, ये छठा दिन डाला ही इसीलिए गया है कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट है और इसको आपने चलाना ही चलाना है। अगर आपके 5 दिन में वो ओवर्स जो मिस हो रहे हैं इन दिनों में वो पूरे नहीं होंगे तो छठे दिन में क्रिकेट जाएगी, नो मैटर व्हाट हैपेंस। ठीक, जवाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वैरम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। WTC के फाइनल डे पे भी आपसे मुलाकात हो और फिर हम पूरा सम अप करेंगे कि कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने गलती की, कहाँ पे इंडिया ने गलती की और कौन इसका विनर था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।